चैप्टर 5 अकाल, फिर विजय, उसके बाद निराशा। मेरे पास मेज पर पड़े दुर्भाग्यपूर्ण दस्तावेज को बदलने के लिए बस थोड़ा ही समय था। प्रोफेसर लिडेनब्रोक बहुत ही अमूर्त व्यक्ति प्रतीत होते थे। इस विचार ने उसे चैन नहीं दिया। जाहिर है कि वह इस मामले में गहराई से गया था, विश्लेषणात्मक रूप से और गहन जांच के साथ। उसने अपनी सैर के दौरान अपने दिमाग के सभी संसाधनों को इस पर लगा दिया था और वह कुछ नया संयोजन लागू करने के लिए वापस आया था। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में कलम लेकर उसने कुछ ऐसा लिखना शुरू किया जो बीजगणितीय सूत्र जैसा लग रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसके कांपते हाथों का पीछा किया। मैंने उसकी हर हरकत का हिसाब रखा। कहीं ऐसा न हो कि कोई अप्रत्याशित नतीजा निकल आए। मैं भी कांप उठा, बहुत बेवजह, क्योंकि असली चाबी मेरे हाथ में थी और कोई दूसरा रहस्य नहीं खोल सकता था। 3 घंटे तक मेरे चाचा बिना एक शब्द बोले, बिना अपना सिर उठाए काम करते रहे, रगड़ते रहे, फिर से शुरू करते रहे, फिर से रगड़ते रहे, और इसी तरह सैकड़ों बार। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इन अक्षरों को हर संभव सापेक्ष स्थिति में रखने में सफल हो जाता है, तो वाक्य बन जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अकेले 20 अक्षर 2 क्विंटिलियन, 432 क्वाड्रिलियन, 902 ट्रिलियन, 8 बिलियन, 176 मिलियन, 640,000 संयोजन बना सकते हैं। अब इस वाक्य में 132 अक्षर थे और ये 132 अक्षर कई अलग अलग वाक्य देंगे, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 133 अंकों से बना होगा, एक संख्या जो किसी भी गणना या अवधारणा से बहुत परे थी। इसलिए जहां तक समस्या को हल करने की इस वीरतापूर्ण विधि का प्रश्न है, तो मैं आश्वस्त महसूस कर रहा था। लेकिन समय बीतता जा रहा था, रात हो गई थी, सड़क का शोर बंद हो गया। मेरे चाचा अपने काम में लगे हुए कुछ भी नहीं देख पाए, यहाँ तक कि माथा ने भी दरवाजा आधा नहीं खोला। उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी, यहाँ तक कि उस सुंदर महिला ने भी नहीं कहा, क्या महाशय आज रात को खाना नहीं खाएंगे? और बेचारी माथा को बिना जवाब दिए ही चले जाना पड़ा। जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत देर तक विरोध करने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सोफे के सिरे पर गिर पड़ा, जबकि चाचा लिडेनब्रोक हिसाब किताब करते रहे और उसे मिटाते रहे। अगली सुबह जब मैं उठा तो वह अथक कार्यकर्ता अभी भी अपने पद पर था। उसकी लाल आंखें, उसका पीला रंग, उसके बाल उसकी उंगलियों के बीच उलझे हुए, उसके गालों पर लाल धब्बे, असंभवता के साथ उसके हताश संघर्ष, आत्मा की थकान, मानसिक कुश्ती को प्रकट कर रहे थे जो उसने उस दुखी रात में झेली होगी। सच कहूं तो मुझे उस पर दया आ रही थी। हालांकि मैं समझता था कि उस पर निंदा करना मेरा अधिकार है, फिर भी मुझमें दया की भावना पनपने लगी थी। बेचारा आदमी अपने एक विचार में इतना खो गया था कि वो गुस्सा करना भी भूल गया था। उसकी भावनाओं की सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, और चूंकि उनका सामान्य निकास बंद था, इसलिए ये डर था कि कहीं अत्यधिक तनाव देर सवेर विस्फोट को जन्म न दे। मैं एक शब्द से उस स्टील के पेंच को ढीला कर सकता था जो उसके मस्तिष्क को कुचल रहा था, लेकिन वह शब्द मैं नहीं बोलूंगा। फिर भी मैं कोई बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। मैं ऐसे संकट के समय क्यों मूक बना रहा? अपने चाचा के हितों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों रहा? नहीं, नहीं, मैंने दोहराया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वह जाने पर अड़ा रहेगा, धरती पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसकी कल्पना एक ज्वालामुखी है, और वह ऐसा करने के लिए जो अन्य भूवैज्ञानिकों ने कभी नहीं किया है, वह अपने जीवन को जोखिम में डालेगा। मैं चुप रहूंगा, मैं उस रहस्य को छिपाऊंगा जो मात्र संयोग से मेरे सामने आया है। इसे जानना प्रोफेसर लिडेनब्रोक को मारने के समान होगा। अगर वह कर सकता है तो उसे खुद ही पता लगाने दें। मैं कभी भी यह बात अपने दरवाजे पर नहीं रखूंगा कि मैंने उसे उसके विनाश की ओर धकेला है। ये निश्चय करके मैं हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद एक छोटी सी घटना घट जाएगी। जब हमारी अच्छी माथा बाजार जाना चाहती थी, तो उसने दरवाज़ा बंद पाया। बड़ी चाबी गायब थी। उसे कौन निकाल सकता था? निश्चित रूप से यह मेरे चाचा ही थे, जब वे पिछली रात जल्दी जल्दी सैर करके लौटे थे। क्या ये जानबूझकर किया गया था, या यह एक गलती थी?
क्या वह हमें अकाल से कम करना चाहता था? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या माथा और मुझे ऐसी स्थिति का शिकार होना चाहिए जिसमें हमारी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यह एक तथ्य था कि इससे कुछ साल पहले, जब मेरे चाचा खनिजों के अपने महान वर्गीकरण पर काम कर रहे थे, तो वे 48 घंटे तक बिना खाए रहे और उनके पूरे घर को इस वैज्ञानिक उपवास में हिस्सा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जो याद है वह ये है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन हुई, जो एक भूखे, बढ़ते हुए लड़के के शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछली रात के खाने की कमी थी, वैसे ही नाश्ता भी नहीं होगा। फिर भी मैंने हीरो बनने का संकल्प लिया और भूख की पीड़ा से हार नहीं मानने का। माथा ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बेचारी बहुत दुखी हुई। जहाँ तक मेरा सवाल है, घर से बाहर न निकल पाना मुझे बहुत परेशान कर रहा था और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। एक पिंजरे में बंद प्रेमी की भावनाओं की कल्पना आसानी से की जा सकती है। मेरे चाचा काम करते रहे, उनकी कल्पना संयोजनों की आदर्श दुनिया में भटकती रही। वे धरती से बहुत दूर थे और सचमुच सांसारिक इच्छाओं से बहुत दूर थे। दोपहर के समय भूख ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया। माथा ने बिना किसी नुकसान के रात को ही सारा सामान साफ कर दिया था, इसलिए अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। 2 बज गए। ये हास्यास्पद होता जा रहा था, उससे भी बदतर, असहनीय। मैं अपने आप से कहने लगा कि मैं दस्तावेज के महत्व को बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, कि मेरे चाचा निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, कि वे इसे एक पहेली के रूप में रख देंगे, कि अगर यह सबसे बुरा हुआ तो हमें उन पर हिंसक हाथ उठाना चाहिए और अगर वे अभियान पर जाने का साहस करते हैं तो उन्हें घर पर ही रखना चाहिए, कि आखिरकार वे स्वयं ही सिफर की कुंजी खोज सकते हैं और तब मैं अपने अनैच्छिक संयम की कीमत पर निर्दोष साबित हो सकता हूँ। ये कारण मुझे बहुत अच्छे लगे, हालांकि पिछली रात मुझे इन्हें क्रोध के साथ अस्वीकार कर देना चाहिए था, यहाँ तक कि मैंने इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की अपनी मूर्खता के लिए खुद को दोषी ठहराया और अंततः मैंने सब कुछ बाहर निकाल देने का संकल्प लिया। इसलिए मैं इस विषय पर उचित परिचय देने के बारे में सोच रहा था, ताकि यह बात बहुत अचानक न लगे। तभी प्रोफेसर उछल पड़े, अपनी टोपी थपथपाए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित रूप से वह हमें फिर से बंद करने के लिए बाहर नहीं जा रहा था। नहीं, कभी नहीं, चाचा, मैंने चिल्लाकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरी बात नहीं सुनी। अंकल लिडेनब्रोक, मैंने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, उसने अचानक जागने वाले व्यक्ति की तरह उत्तर दिया। चाचा, वह चाबी। कौन सी चाबी? दरवाजे की चाबी। नहीं, नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। दस्तावेज की चाबी। प्रोफेसर ने अपने चश्मे के ऊपर से मुझे घूरकर देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने मेरे चेहरे के भाव में कुछ असामान्य देखा, क्योंकि उन्होंने मेरी बांह पकड़ ली और अपनी आंखों से बिना कुछ कहे मुझसे सवाल किया। हाँ, इससे पहले कभी कोई सवाल इतनी जोर से नहीं पूछा गया था। मैंने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। उसने दया से अपना हाथ हिलाया, मानो वह किसी पागल से निपट रहा हो। मैंने और भी सकारात्मक संकेत दिया। उसकी आंखें चमक उठी और उनमें आग की लपटें उठने लगी। उसका हाथ धमकी भरे अंदाज में हिलाया गया। ऐसे महत्वपूर्ण संकट के समय यह मूक वार्तालाप सबसे उदासीन व्यक्ति का भी ध्यान खींच सकता था। और सच तो ये था कि मैं अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उत्तेजना इतनी तीव्र थी कि मुझे डर था कि कहीं मेरे चाचा मुझे अपने पहले आनंदमय आलिंगन में ही न दबा दें। लेकिन वे इतने आग्रही हो गए कि आखिरकार मुझे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, वह चाबी, मौका। आप ये क्या कह रहे हैं? वह अवर्णनीय भावना से चिल्लाया। लो, इसे पढ़ो, मैंने कहा और कागज का वह पन्ना आगे बढ़ाया जिस पर मैंने कुछ लिखा था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, उसने कागज को समेटते हुए जवाब दिया। नहीं, कुछ नहीं, जब तक आप अंत से शुरू तक नहीं पढ़ते। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि प्रोफेसर जोर से चिल्लाने लगे, बल्कि दहाड़ने लगे। उन्हें एक नया रहस्योद्घाटन हुआ। वे पूरी तरह बदल चुके थे। आहा, चतुर सक्नुसिम, वह चिल्लाया।
तुमने पहले अपना वाक्य गलत तरीके से लिखा था। और कागज पर तेजी से बढ़ते हुए, धुंधली आंखों और भावनाओं से भरी आवाज के साथ, उन्होंने अंतिम पत्र से लेकर पहले पत्र तक पूरा दस्तावेज पढ़ा। इसकी परिकल्पना निम्नलिखित रूप में की गई, जिसका खराब लैटिन अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। हे साहसी यात्री, स्नेफेल्स के जोकुल के गड्ढे में उतरो, जिसे स्काटारिस की छाया जुलाई के कैलेंडर से पहले छूती है, और तुम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाओगे, जो मैंने किया है, अर्ने सक्नुसेम। इसे पढ़ते हुए मेरे चाचा ऐसे उछले मानो उन्होंने लेडेन जार को छू लिया हो। उनकी हिम्मत, उनकी खुशी और उनके विश्वास देखने लायक थे। वे आए और गए, उन्होंने अपने दोनों हाथों के बीच अपना सिर पकड़ लिया, उन्होंने कुर्सियों को उनकी जगह से हटा दिया, उन्होंने अपनी किताबें ढेर कर दी। अविश्वसनीय लग सकता है, उन्होंने अपनी कीमती पत्थरों की गांठों को आपस में टकराया, उन्होंने यहाँ एक लात, वहाँ एक धमाका किया। आखिरकार उनकी नसें शांत हो गईं, और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपनी जीवन शक्ति के अत्यधिक व्यय से थक गया हो, वे थके हुए अपनी कुर्सी पर वापस गिर गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने पूछा, अभी कितने बजे हैं? 3 बजे, मैंने जवाब दिया। क्या सच में? खाने का समय बीत चुका है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं भूख से मरी हुई हूँ। चलो, और खाने के बाद कुआं, रात के खाने के बाद मेरा ट्रंक पैक कर देना। क्या? मैंने चिल्लाकर पूछा। और तुम्हारा? अथक प्रोफेसर ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए उत्तर दिया।